हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है उसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जो है इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो है हिस्ट्री। तो हम लोगों ने हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हमारी करीब 19-20 वीडियो जो है वो पहले हो चुकी हैं। तो आज जो है वो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शाहजहां। तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो इसमें हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करेंगे कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था। तो इसमें मैं बता दूं, जो हिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट करी है ना, तो इसमें हम प्राचीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं। मेडिवल हमारा चल रहा है अभी, मध्यकालीन भारत। और इसके बाद जो है वो हमारा आधुनिक स्टार्ट शुरू हो जाएगा, आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कल जो है वो हम लोग जहांगीर तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है वो हम शाहजहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो शाहजहां के बाद जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अजमंद बानो बेगम से हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अजमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण-ए-सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण-ए-सानी की उपाधि प्राप्त करके गद्दी पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। 2 लाख रुपए प्रति पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। मतलब आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है वो कब बनवाया गया था? मुमताज महल की कब्र के ऊपर बनवाया गया था। और किसकी याद में बना है? शाहजहां की पत्नी मुमताज की ही याद में ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहिरी था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहिरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार दो बादल खां था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो शाहजहां ने ही करवाया था और इसका जो मुख्य कलाकार था वो बादल खां था। नेक्स्ट आ जाते हैं, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहा गया? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा गया? तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, उसके बाद जहांगीर का जो था उसको किसका मतलब स्वर्ण युग कहा गया था? किस काल को स्वर्ण युग कहा गया था? और तीसरा जो है वो आपका शाहजहां के शासनकाल को कौन से युग का स्वर्ण युग कहा गया है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं कौन कौन सी? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम शाहजहां ने बनवाया है। और आपका दीवाने खास ये भी शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद एवं ताजमहल, ये इतनी इमारतें हैं जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाई गई हैं। ठीक है, शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर
शाहजहांबाद की नींव डाली थी। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहांबाद की नींव डाली थी। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। आगरा की जो जामा मस्जिद है ना, उसे किसने बनवाया था? शाहजहां की जो बेटी है जहां आरा, उसने बनवाया था। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में मुख्य जो चित्रकार थे वो कौन थे? मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के पुत्रों में शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर्रे अकबर नाम से उपनिषदों का भी अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदस्की का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल थका नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और उसकी मृत्यु की अफवाह उड़ने के कारण उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। उस समय सूजा बंगाल में, मुराद जो है वो आपका गुजरात में और औरंगजेब जो है वो दक्कन में था। ठीक है। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। तो 15 अप्रैल 1658 को हुआ था और आपका ये दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था और इसका नाम क्या था? धर्मट का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट, इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। ठीक है। अब नेक्स्ट युद्ध कौन सा है? सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1660 को हुआ। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई थी। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता था। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो जो है शाहजहां के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। शाहजहां टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब। ठीक है। आज हम औरंगजेब को और आज ही की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 तक। आपको शासनकाल सबके याद होने चाहिए। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है। तो औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास ही बीता था। औरंगजेब के बचपन का जो अधिकतम जो समय था वो नूरजहां के पास ही बीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। अब ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब ऐसा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर। औरंगजेब के गुरु थे कौन? मीर मोहम्मद कासिम हकीम। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है।
नेक्स्ट, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब जो है वो सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। मई 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। यहाँ शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। इस्लाम नहीं कबूल करने के कारण सिखों के जो 9वें गुरु थे ना, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में करवा दी थी दिल्ली में। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवा दिया था। 1686 में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1686 में बीजापुर एवं 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए थे। गोकुल को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। इन जाटों ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया था। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा था उसे भी लूट लिया था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली थी। भरतपुर राजवंश की जो नींव है वो औरंगजेब के शासनकाल में जो जाट नेता था एवं राजा राम का जो भतीजा था चूड़ामन, उसने डाली थी। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। औरंगजेब के समय में जो हिंदू मनसबदार थे उनकी जो संख्या थी वो लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में बहुत ही अधिक थी। औरंगजेब के समय में हिंदू जो मनसबदार थे उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 337 थी, जो कि अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक थी। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान आदि प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं में तौलने की प्रथा थी। ये अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी। तुलादान की जो प्रथा थी ना वो अकबर के जमाने में ही प्रारंभ हो गई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना और गाना बजाना करना, झरोखा दर्शन करना, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा, इन सारी प्रथाओं को जो है वो इसने रोक दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में जो सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई थी वो औरंगजेब के समय में ही लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। जो औरंगजेब था वो वीणा बजाने में दक्ष था, मतलब कि संगीत प्रेमी था। अब अगर ये संगीत प्रेमी था तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इसने सारे संगीतज्ञों को छुट्टी क्यों दे दी थी। बात भी सोचने वाली है ये, है ना। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया था। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे।
औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो गई थी। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो गई थी। इसे खुलदाबाद, जो कि अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दाउल हर्ब को दाउल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब दाउल हर्ब को दाउल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल शासन व्यवस्था। मुगल शासन व्यवस्था कैसी थी, इसमें हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासन काल में वजीर पद पर काफी महत्वपूर्ण था। बाबर के शासन काल में वजीर का जो पद होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीरबख्शी, सद्र, सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। औरंगजेब के समय में अरशद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। औरंगजेब के समय में अरशद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के एक पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते थे, उसके बाद ही सेना को वेतन मिल पाता था। जब कभी सब न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। और लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र ही करता था। लगानहीन जो भूमि होती थी उसका जो निरीक्षण है वो सद्र ही करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। सम्राट के जो घरेलू विभाग होते थे उनका जो प्रधान होता था वो मीर समान कहलाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य। मुगल काल में जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनके कार्य क्या होते थे, है ना। तो पहला पद है सूबेदार। सूबेदार का क्या काम होता था, प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान, सूबेदार का काम होता था प्रांतों में शांति को स्थापित करना। दूसरा पद होता है दीवान। दीवान जो है उसका क्या कार्य होता था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। दीवान का क्या कार्य होता था, मतलब सूबेदार क्या काम करता था, वो प्रांतों में शांति को स्थापित करता था कि सभी प्रांतों के अंदर शांति रहनी चाहिए। ठीक है, अब दीवान का क्या काम था, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, मतलब प्रांत का जितना भी राजस्व इकट्ठा होता है उस सबका जो प्रधान होता था वो कौन होता था, दीवान होता था। तीसरा हो गया आपका बख्शी है। बख्शी का क्या काम होता था, प्रांतीय सैन्य प्रधान। बख्शी क्या देखता था, प्रांत में जितनी भी सेना होती थी उन सेनाओं का जो प्रधान मुखिया मतलब जो होता था वो बख्शी कहलाता था। ठीक है, चौथा होता था आपका फौजदार। फौजदार का क्या काम होता था, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। जिले का प्रधान जो फौजी अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, उसे फौजदार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आमिल या अमलगुजार। आमिल या अमलगुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। जिले का प्रमुख जो राजस्व अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था, अमलगुजार। चौथा आपका कोतवाल। कोतवाल का क्या काम होता था, नगर का प्रधान होता था। पूरे नगर का ही जो प्रधान होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। अब हम आ जाते हैं सिकदार पे। सिकदार क्या होता था, परगने का प्रमुख अधिकारी। परगना क्या होता है, परगना क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो परगने का प्रमुख अधिकारी जो होता था वो आपका सिकदार कहला जाता था। और नेक्स्ट है हमारा आमिल। नेक्स्ट जो आमिल है, तो ग्राम के कृषकों में प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। गांव के जो आपके कृषक होते हैं ना, जो कृषि करते हैं, उनसे प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जाके उनसे बात करना, उनसे मिलना, एवं जो भी उनकी कृषि पे जो टैक्स लगाया जाता है उन पे कितना टैक्स लगाया जाएगा ये निर्धारित करना जो है वो आपका आमिल का काम होता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसे दरोगा या डाक चौकी कहा जाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरता से बचाने का कार्य जो है वो मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे हुए थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, जिसे महावदा या दीह
कहते थे, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत जो छोटी छोटी बस्तियां आती हैं उन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के अधिकार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित है। भूमिकर के विभाजन के आधार पर जो मुगल साम्राज्य था उसकी जो समस्त भूमि थी वो 3 वर्गों में विभाजित थी। पहली खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। खालसा भूमि मतलब खालसा भूमि कौन सी होती थी? जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के कंट्रोल में होती थी। जागीर भूमि कौन सी होती थी? तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, मतलब सैलरी दी जाती थी, उसके बदले में जो भूमि दी जाती थी उसे जागीर भूमि कहा जाता था। और तीसरा है आपका सयूरगल या मदद-ए-माश। सयूरगल एवं मदद-ए-माश अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, मतलब जो भूमि दान में दी जा रही है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे मिल्क भी कहा जाता था। जो भूमि दान में दी जा रही है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसे जो है वो मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1577 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहशाल नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। 1580 में अकबर ने दहशाला नामक एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। ये जो व्यवस्था थी इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांट दिया जाता था। पहली होती थी पोजल। इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, जो कि वर्ष में 2 बार फसल होती थी। दूसरी होती थी परती। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरी होती थी चाचर। इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल खेती की जाती थी। और चौथी होती थी बंजर। यह खेती योग्य भूमि ही नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। बंजर भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगता था, मतलब, है ना। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, एक को तफ्तीश एवं दूसरे को तहसील कहते हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नक्श प्रणाली को अपनाया था और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। और भू राजस्व की जो राशि होती है उसे उपज का आधा कर दिया था। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। मुगल काल में जो कृषक थे, कृषि करने वाले जो लोग थे, वो 3 वर्गों में विभाजित थे। पहले थे खुद कास्ट। पहले कौन से थे? खुद कास्ट, है ना। तो खुद कास्ट किन्हें कहा जाता था? ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। दूसरे होते थे पाही कास्ट। ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे, मतलब रहते कहीं और थे और कृषि करने किसी और गांव में जाते थे। तीसरे होते थे मुजारियन। तो खुदा कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। खुदा कास्ट कृषकों से भूमि को किराए पर लेकर ये कृषि करते थे। नेक्स्ट, मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। आना सिक्के का प्रचलन जो है वो शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम भी अंकित करवाया था। सबसे बड़ा सिक्का शशंभ सोने का था। सबसे बड़ा जो सिक्का था वो शशंभ सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था ना वो क्या था? चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। एक रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहली सेना जो थी वो पैदल सेना थी, दूसरी जो थी वो घुड़सवार सेना थी, तीसरी जो थी वो तोपखाना थी, मतलब जो तोप चलाती थी, और चौथी जो थी वो हाथी सेना थी। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मुगल काल की जो सैन्य व्यवस्था थी ना वो पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक का मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवारी दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार के दस्तों की संख्या का भी ज्ञान होता था। और जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की थी। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। सबसे पहले जो ये पद है वो महाबत खां को दिया गया था। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था है। मुगलकालीन लगान को वसूल करने की क्या क्या व्यवस्थाएं थी?
तो पहली थी गल्ला बख्शी। इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। जो गल्ला बख्शी थी ना, इसमें क्या था, फसल का कुछ भाग जो है वो सरकार ले लेती थी। दूसरा है जो नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर नसक जो थी, इसमें क्या था, खड़ी फसल के आधार पर ही लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। तीसरी क्या है, जब्ती। तो इसमें क्या था, इसमें बोई गई फसल की जो जितनी फसल बोई है ना, उसी के आधार पर टैक्स का निश्चय कर लिया जाता था, जो कि नगद लिया जाता था। मतलब जब आपने फसल बोई है तभी आपसे ले लिया जाता था। ठीक है, तो आज जो है वो हमारा मुगल काल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मराठों का उत्कर्ष है, और मराठों के उत्कर्ष के बाद ही हमारा मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाएगा। तो मेडिवल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा मराठों के उत्कर्ष के बाद। तो फिर जो है वो हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कल की वीडियो में जो है वो हम केवल मराठों का उत्कर्ष ही पढ़ेंगे, और बाकी का फिर कल की वीडियो के बाद हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जितनी भी अच्छी या इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाती हूँ वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके, और आप लोग उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।